इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट की। बहुत ही आसान इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने उद्देश्य पढ़े थे। कई बार ऐसा होता है ना यार, इस तरह की चीजों में फायदे क्या हैं, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, सारी चीजें घूम फिर करके अलग अलग तरह से बताई जा रही होती है, जिसमें बहुत कुछ कॉमन होता है। वैसा ही यहाँ पर है। तो अगर आपने पिछला वीडियो सही से देखा है, उसके पिछले वीडियो ठीक से देखे हैं, तो ये 2 मिनट में हो जाएगा। तो फटाफट इसको कर लेते हैं। ठीक है, पहला महत्व तो यही है कि सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। सामूहिक लक्ष्य क्यों? क्योंकि एक संगठन है, बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग मिलकर के कोई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे थे और उसी में प्रबंध सहायता कर रहा था। तो ये आपका पहला महत्व हो गया, इसलिए महत्वपूर्ण है, सीधी सी बात। दूसरा, क्षमता वृद्धि में सहायक क्यों होती है? क्योंकि क्षमता वृद्धि का मतलब क्या होता है कि आप कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कर पाओ। तो संगठन में इस चीज का जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो रहा होता है कि कितना लागत पर कितना लाभ मिलेगा, ये कौन कर रहा होता है? मेनली प्रबंध कर रहा होता है। तो इसमें भी ये सहायक हो जाता है, ये इसका महत्व हो गया। उद्देश्य भी यही था। देखिए, दोनों चीजें उद्देश्य भी वही थी, है ना। इसलिए बहुत सारी चीजें आप एक बार पढ़ लेते हो ना, आप उनको कई जगह पर अलग अलग तरह से लिख सकते हो। तो वो घुमा फिरा करके बस बताई जा रही होती है, हम उसको अलग दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं। जो करना हमारा उद्देश्य है वही अगर हम कर पा रहे हैं तो वही हमारा महत्व हो गया। आप समझ लो ना, मेरा काम, जैसे मान लीजिए मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे वीडियोस बनाने हैं, तो मेरा महत्व क्या होगा कि ये वीडियोस बना करके देते हैं, यही तो इनकी इंपॉर्टेंस है। वैसी चीजें यहाँ पर तो कुछ अलग नहीं है। ठीक, ऐसा क्या है? तीसरा, गतिशील संगठन का निर्माण। गतिशील संगठन का निर्माण क्यों इसका महत्व है? क्योंकि देखो, परिवेश बदलता जा रहा है। बाहर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सरकार के नियम हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कुछ हो सकता है, कुछ और चीजें आ जा रही हैं। आपके यहाँ पर जिस तरह का स्किल सेट आ रहा है, यूनिवर्सिटी से अच्छे बच्चे निकल करके नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे? जैसे आजकल बहुत बड़ी शिकायत है, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 4 आउट ऑफ 5 या फिर 3 आउट ऑफ 4 ऐसा कुछ था। भारत में मतलब 4 में से 3 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री है, लेकिन वो इंजीनियरिंग करने के काम के लायक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जीवाड़े से नकल करके, या इवैल्यूएशन सिस्टम खराब है, किसी भी तरह से डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो सीखते नहीं है। टीचर्स भी बहुत सारे हैं जो ठीक से पढ़ाते नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इंडस्ट्री को क्या लगता है, अगर आपको लोगों को नौकरी देनी है तो आपको लगेगा अरे यार कोई आ ही नहीं रहा इस तरह का। और इंडिया में इंडस्ट्री की शिकायत भी है। देखिए, इतने सारे लोग हैं जिनकी शिकायत है नौकरी नहीं मिल रही, और इंडस्ट्री शिकायत करती है कि नौकरी लेने लायक लोग नहीं है। बताइए, तो इतना बड़ा गैप क्यों हो रहा है? क्योंकि डिग्री मिल जा रही है लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं। वैसी चीज भी है। तो वापस आ जाते हैं, तो इस तरह के चैलेंजेस भी आ सकते हैं कि आपको मिल ही नहीं रहे लोग। तो ये सारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं। फिर आप क्या कर सकते हो? आप भूटान के लोगों को भी नौकरी दे सकते हो, नेपाल के लोगों को भी दे सकते हो, क्योंकि नेपाल और भूटान को भारत में आने के लिए सीधे उस तरह की वीजा की समस्या नहीं आ रही होती है। तो अभी क्या हो जाता है कि जो गतिशील आपको संगठन बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परिवेश बदल रहा है लगातार, है ना। ये भी इसका महत्व हो गया। फिर व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति। व्यक्तिगत उद्देश्य, देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपने जब तक की नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेलता था, सारे लोग इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था, बहुत अच्छे से खेला करता था, कोशिश करता था और ठीक ठाक खेलता था। लेकिन फिर मैं सैनिक स्कूल गया, और जब सैनिक स्कूल गया तो मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि यार फुटबॉल तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि क्रिकेट खराब है, लेकिन फुटबॉल तो बहुत अच्छा है। जब तक आपने वो चीज की नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चला कि ये चीज उससे ज्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? जो चीज आपको आज सबसे अच्छी लगती है, हो सकता है उससे ज्यादा अच्छी लगने वाली चीजें हैं जो आपको ज्यादा अच्छी लगेंगी, लेकिन वो तब लगेंगी जब आप उनको ट्राई करोगे। तो बहुत सारी चीजें आपको करते रहना चाहिए। तो होता क्या है कि जब आप संगठन में काम कर रहे होते हो ना, तो आपको टीम भावना की जरूरत होती है, टीम में साथ करके काम करना है। और कई बार वहां पर आपको लीडरशिप का स्कोप भी मिलता है कि आपके साथ में 3-4 लोग काम कर रहे हैं, आप उनको डायरेक्शन दे रहे हो। तो कई सारी चीजें होती है जो आपका व्यक्तिगत विकास भी कर रही होती है, आपको सिखा पा रही होती है कि चीजों को मैनेज कैसे किया जाता है। और वो सारी चीजें भी आपको एक अलग तरह का जो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि, वो दे रहे होते हैं, है ना। समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है। सामूहिक सफलता के लिए आपको समझ आ रहा होता है कि मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप टीम की तरह से सोचना स्टार्ट करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी सोचना स्टार्ट कर देते हो। और ये कैसे मिलता है? तो जो मैनेजर्स होते हैं, मैंने बताया ना कि एक कंपनी में एक ही मैनेजर नहीं होता है, हर लेवल पर मैनेजर्स होते हैं। अगर मेरे ऊपर भी बहुत सारे मैनेजर्स हैं, लेकिन मेरे पास भी 2-3 लोगों की टीम है, तो मैं उन सारे लोगों को मैनेज कर रहा हूं, है ना। तो मेरे पास क्या उदाहरण होता है कि आप लोगों को मोटिवेट करके रखो, तो उसको बोलते हैं अभिप्रेरणा। और नेतृत्व मतलब मैं भी लीडरशिप से दिखाऊं, तो बोलते हैं ना कि लीड बाय एग्जांपल, कि आप लीडर हो तो आप एग्जांपल सेट करो, आप खुद से ज्यादा चीजें ठीक से काम करो। तो वो सारी चीजें भी सीखते भी हैं, और उस वाली प्रोसेस में काफी चीजें आपको अच्छी दिखना स्टार्ट भी हो जाती हैं। वहीं अगर मैनेजर ठीक नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ है, ये नहीं हो पा रहा है, हर टाइम पे परेशान करते हैं, एक ही चीज बार बार बताते हैं। सबसे बड़ी शिकायत जो मुझे आजकल पता चलती है वो ऐसी मिलती है कि रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है। मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं कि
सामान यहां से उठाकर के यहाँ पे रख दीजिए, आपने उठाकर यहाँ पे रख दिया, उसका बोलेगा यहाँ नहीं रखना था, यहाँ पे रखना था, तो आपको कितनी गुस्सा आएगी। वैसा ही होता है बहुत बार। तो मतलब पता नहीं कितनी बार होता है, लेकिन मेरे जितने भी फ्रेंड्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है। खैर आगे आते हैं। अगला क्या हो गई है, समाज के विकास में सहायक। मैंने बताया था कि अल्टीमेटली आप समाज की तरफ भी काम कर रहे हो, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात मैंने समझाई थी। तो यही सारे इसके महत्व हो गए, इतना सा था। अभी इसी को आगे कर लेते हैं, क्योंकि इतने छोटी सी टॉपिक को तो खत्म नहीं करेंगे वीडियो में ना, तो आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद बात करते हैं कि नेचर क्या होता है, प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है, कला है या विज्ञान है। तो यहाँ पर मुझे एक डॉक्यूमेंट्री याद आ गई जो मैंने देखी थी। उसमें बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें एंथ्रोपोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मानव विकास कैसे हुआ है। तो उसमें दो चीजें दिखाई जाती हैं कि जो मनुष्य है ना, वो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, समन्वय बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और समन्वय करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि किसी ना किसी तरह के संगठन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, संगठन की। और संगठन जो है ना, वास्तव में संगठन का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर के किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साथ में आ गए, यही संगठन है। और ये जो संगठन है वही वास्तव में असभ्य समाज से सभ्य समाज को अलग करता है। जिस समाज में कुछ लोग साथ आकर के कोई एक कॉमन गोल अचीव करना चाह रहे हैं, वही संगठन है, और वही सभ्य समाज भी है। तो संगठन हमारा जो मानव इतिहास है उसमें आपको हमेशा से दिखेगा, स्टार्टिंग से, जब से आज से जैसे अलग अलग टाइमलाइंस रहती हैं। तो जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिसको होमो सेपियंस बोलते हैं, तो करीब 70,000 साल से मेनली स्टार्ट हुआ है। 2 लाख साल से बोला जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन 70,000 साल से उनका ज्यादा प्रोग्रेस दिखना स्टार्ट होती है। तो होता क्या है कि मनुष्यों के साथ संगठन एकदम स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है। संगठन जो आज के संगठन है, बहुत बड़े बड़े एनजीओस हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, वो भी संगठन है ना, पूरा देश बन गया, वो भी एक तरह का संगठन है। तो आज के संगठन और भी ज्यादा बड़े, जटिल और हर फील्ड में आपको दिखाई पड़ते हैं। उस तरह के नहीं रहे थे। संगठन की प्रकृति लगातार बदलती रही है ना, बदलती हुई प्रकृति रही है। आज आपको कंपनीज, ये तो बहुत ही नए तरह का संगठन है ना, एकदम काफी नया आइडिया है। पहले कंपनीज नहीं हुआ करती थी, लोग मिलकर के पार्टनरशिप में भले काम करते थे, लेकिन जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक एट लार्ज भी शेयर होल्डर बन सकती है, वो सारी चीजें बहुत नई हैं। तो होता क्या है कि संगठन की प्रकृति बदलती चली गई है। लेकिन जो बात है समझने की कि वो संगठन जो है वो हमारे पास, हमको उसने बहुत अच्छे से ताकतवर बनाया है, अगर हम पूरे जैव विकास को साथ में देखें तो। जैसे समन्वय की हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें संगठन बनाना है। और समन्वय भी किस तरह का, 2 तरह का समन्वय होता है। एक तो होता है फ्लेक्सिबल, कि आप लोगों को, एक ही इंसान को अलग अलग तरह के रोल्स दे पाओ, अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां दे पाओ, समय के साथ बदल दो। कि नहीं, अभी आप वही एक जो विराट कोहली बैटिंग भी करता है, फिर उसको बोला कि तुम फील्डिंग भी करो, उसके बाद बोला कि तुम कैप्टन भी रहोगे, उसके बाद से तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी देना है ना, बहुत सारे रोल्स हैं। उसके बाद से विराट कोहली को ही एज ए पर्सन बहुत सारी कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट भी करना है, उसके बाद से अपने फैंस से बात भी करनी है, उसके बाद से मतलब एक ही इंसान के पास अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां दे दी जा रही हैं। एक संगठन में देखोगे आप, सिर्फ क्रिकेट टीम में देखोगे, वहां पर भी एक सारी जिम्मेदारियां हैं। तो होता क्या है कि एक ही इंसान को हम अलग अलग तरह के रोल्स दे पाए और समय के साथ बदल रहा हो, तो वहां पर लचीलापन हो, उसके बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक। और दूसरा होता है कि बहुत बड़ी संख्याओं में आप समन्वय कर पाओ। यह संभव है क्या, तो जो चींटियां होती है ना, बहुत बड़ी संख्या में समन्वय कर पाती हैं, लेकिन इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। अलग अलग तरह की चींटियों का अलग अलग रोल रहता है कि आपका काम डिफेंड करना है, आपका काम अपनी पोस्टेरिटी को लेकर के आना है, अगली जनरेशन लेकर के आना है, आपका काम मतलब सबका कुछ है कि आपको खाना लेकर के आना है। तो जो भी चींटियों की कॉलोनीज होती है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहती हैं। तो उनमें क्या रहता है, समन्वय हो रहा होता है, कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होता है। चिंपैंजी ऐसे एक प्रजाति है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल भी दिया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्याओं में नहीं कर पाते हैं। मनुष्य ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी संख्याओं में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्री बोलती है कि यही कारण है कि मनुष्यों ने बाकी सारी प्रजातियों को इतना पीछे छोड़ दिया है दुनिया के रिसोर्सेज को यूज करने के केस में। जैसे अब ये घर है, तो मैं बोलता हूँ ये तो मेरा घर है, लेकिन ये जमीन तो सबकी थी, चींटी की भी थी, दीमक की भी थी। और आज मेरे घर में दीमक लगता है तो मुझे लगता है अरे यार बताओ इसको मार देते हैं, है ना। हम लोग यही तो करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पूरे रिसोर्सेज को अपना मान लिया है। ठीक है, वो सही है नहीं है वो अलग इश्यू हो जाएगा, लेकिन आप समझिए कि एक प्रजाति की तरह ताकतवर तो इतने ज्यादा हो गए हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन की इतनी बड़ी रोल आता है। और जहां पर हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, वहीं पर जो प्रबंध है वो उसी में छिपा हुआ है। संगठन में अगर आपको समन्वय बनाना है और समन्वय बनाने की जरूरत होगी तभी वो संगठन चल पाएगा, तो प्रबंध उसमें इनहेरेंट है, कुछ अलग से आने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हम लोगों ने बात की कि अलग अलग तरह का प्रकृति बदलती जा रही है संगठन की, तो बदलती हुई प्रकृति के साथ क्या होता है कि हमें अलग अलग तरह के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हम प्रबंधन को अलग अलग तरह से समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज होती है इंग्लिश में बोला था कोनोटेशन। कोनोटेशन समझते हैं? कोनोटेशन होता है जैसे कोई शब्द है उसका अर्थ किस तरह से लिया जा रहा है। तो अभी जो मैनेजमेंट का हम लोग अर्थ लेते हैं बहुत ज्यादा एक डाइवर्स, बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण क्षेत्रों के लिए लिया जाता है। किस चीज का मैनेजमेंट है ना, तो प्रबंध जो है वो बहुत ही इतना विशाल, इतने सारे सेक्टर्स में अलग अलग तरह से हो गया है और लगातार बदलता जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि एक गतिशील विषय के रूप में डेवलप हुआ है। ठीक है, अभी एक डायनेमिक है, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स्ड है, बदलते जा रहे हैं चीजें, कल्चर बदलती है, सारी चीजें, नए तरह के ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, तो बदलता जा रहा है कि प्रबंधन क्या होता है, किस चीज का प्रबंधन है उसकी बात करते हैं। लेकिन इसमें फिर से वही चीज घूम करके आ जाती है कि यार जो प्रबंधन है वो है क्या, कला है या विज्ञान है। अब कला और विज्ञान है, इसमें आपको पहले यह भी पता होना चाहिए कि कला होती क्या है ना। आर्ट्स किसको कहते हैं, विज्ञान किसको कहते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि कला किसको कहते हैं, विज्ञान किसको कहते हैं, और प्रबंधन इन दोनों में किन किन चीजों की कितनी कितनी पूर्ति करता है। कला कहा जा सकता है तो क्यों कहा जा सकता है, विज्ञान कहा जा सकता है तो क्यों कहा जा सकता है। ठीक है, अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।